नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने की राज्यसभा सीट की मांग। बोले, हमें हमारा हक नहीं मिला तो अपना रास्ता खुद बनाना होगा। खुद के साथ बेईमानी होने का किया दावा। बूथ लेवल एजेंट्स के साथ आज बैठक करेंगी ममता बनर्जी। बैठक में बीएलए की भूमिका और सक्रियता पर होगी चर्चा। पश्चिम बंगाल में एसआईआर का दूसरा चरण हो चुका है शुरू। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला आज करेंगे कैबिनेट मीटिंग। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए लिया जा सकता है फैसला। मणिपुर संकट पर आरएसएस प्रमुख भागवत का बड़ा बयान। बोले, गुटों की आपसी लड़ाई मतभेद सुलझाने में लगेगा समय। लंबे वक्त से हिंसा से जूझ रहा है मणिपुर। दिल्ली हाईकोर्ट ने वकीलों की स्वतंत्रता को लेकर सुनाया फैसला। कहा, वकीलों का काम करना हो जाएगा मुश्किल। सीबीआई ने ईमेल के दस्तावेज भेजने पर बुलाया था ऑफिस। आईओ को पेश होने को कहा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़े मामले में आज होगी सुनवाई। रायबरेली की एमपी एमएलए कोर्ट में होगी सुनवाई। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन आज। वोट चोरी, नेशनल हेराल्ड केस, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, किसानों पर कर्ज सहित कई मुद्दों पर टकराव तय। पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर की नई पार्टी का ऐलान। यूनियन पार्टी हो का नाम। टीएमसी से निलंबित है हुमायूं कबीर। दिल्ली से मुंबई जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट में आई तकनीकी खराबी, वापस लौटा विमान। ग्रैफ 4 की पाबंदियां भी बेअसर, प्रदूषण से बिगड़ रहे हालात। पूरी दिल्ली रेड जोन में। AQI पहुंचा 400 के पार। एप्स्टीन मामले में आया बड़ा अपडेट। फाइल्स में फिर अपलोड हुई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फोटो। बीते दिन हटाई गई थी 16 फाइल्स। भारत में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर हुआ प्रदर्शन। विदेश मंत्रालय बोला, प्रदर्शन शांतिपूर्ण। बांग्लादेश में हिंदू युवक की बेरहमी से जान लेने का भारतीय कर रही विरोध। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना का बड़ा बयान। कहा, भारत बांग्लादेश के बीच तनाव के लिए यूनुस सरकार है जिम्मेदार। यूनुस को बताया कट्टरपंथी। चीन से तनाव के बीच जापान में परमाणु नीति पर बहस। अमेरिका के न्यूक्लियर अम्ब्रेला पर समीक्षा की मांग। हथियार न बनाने और न ही बेचने की पॉलिसी पर निर्भर है जापान। इंडोनेशिया में हुआ भीषण सड़क हादसा। कंक्रीट के बैरियर से टकराई बस। 16 लोगों की गई जान। फास्टैग से पार्किंग से लेकर पेट्रोल तक का होगा पेमेंट। सड़क परिवहन मंत्रालय ला रहा योजना। 6 महीने का ट्रायल रहा सफल। भारत न्यूजीलैंड व्यापार को 5 साल में दोगुना करने की जरूरत। थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव का सुझाव। चुनिंदा उत्पादों पर आयात शुल्क में कटौती करने की दी नसीहत। अब नॉन मेट्रो क्षेत्रों में आकार लेकर आ रहा क्रिप्टो बाजार। निवेश में यूपी सबसे बड़ा योगदानकर्ता। कॉइनस्विच की ताजा रिपोर्ट में दावा। युवा निवेशक निभा रहे प्रमुख भूमिका। इक्विटी बाजार में नए निवेशकों की संख्या में आई गिरावट। एनएसई की रिपोर्ट में दिए गए पूरे आंकड़े। 11% की गिरावट की गई दर्ज। दुर्लभ पृथ्वी खनन के लिए IREL की फंडिंग मजबूत करे सरकार। संसदीय समिति का अहम सुझाव। देश में दुर्लभ खनिजों को खनन और उनके प्रसंस्करण से जुड़ी एकमात्र कंपनी है IREL। महाराष्ट्र में महायुति की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। खासकर बीजेपी की नीतियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं और अब शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने बीजेपी की नीति को उजागर किया है, जिससे बीजेपी के विकास मॉडल पर सवाल खड़े हो गए हैं। आदित्य ठाकरे ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा, जाति, भाषा और धर्म के नाम पर समाज को बांटना ही बीजेपी की राजनीति है। राज्य में दमन, दादागिरी और दबाव की राजनीति चल रही है। विनाश को विकास के रूप में पेश करना बीजेपी की सोची समझी रणनीति है। राज्य की जनता से क्या वादे किए गए थे और आज जमीनी हालात क्या हैं, ये सभी के सामने है।
आदित्य ठाकरे ने साफ साफ बीजेपी पर फूट डालो और राज करो की नीति अपनाने का आरोप लगाया और कहा कि जाति विवाद पैदा करना, समाज को तोड़ना और फिर उस पर शासन करना, यही बीजेपी का काम है। भाषा और धर्म के नाम पर झगड़े लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही आदित्य ठाकरे ने अपील करते हुए कहा कि आज जो दमनकारी माहौल बनाया जा रहा है, इसके खिलाफ लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार के कार्यकाल का जिक्र किया और कहा कि जब भी जनता समस्याएं लेकर आती थी तो सरकार उसे हल करती थी, लेकिन आज की ये सरकार जनता से सिर्फ झूठे वादे कर रही है। आदित्य ठाकरे ने पुणे की बुनियादी समस्याओं पर सवाल उठाए और कहा कि पुणे महानगर पालिका में बीजेपी की सत्ता है, राज्य में मुख्यमंत्री बीजेपी के हैं और केंद्र में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, फिर भी पुणे एयरपोर्ट का विस्तार आज तक नहीं हो सका। ये बीजेपी के विकास दावों की सच्चाई को उजागर करता है, जिससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब डिप्टी सीएम अपने ही गढ़ का विकास नहीं कर पा रहे हैं तो फिर पूरे राज्य का क्या करेंगे। यानी आदित्य ठाकरे ने बीजेपी के विकास की पोल खोल कर रख दी है, जिससे बीजेपी पर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर होने के संकेत मिल रहे हैं। बीएमसी चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने ही सहयोगी और एनसीपी प्रमुख अजित पवार को करारा झटका दे दिया है। बीजेपी ने पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम यानी पीसीएमसी के 13 पूर्व कॉर्पोरेटर समेत 23 नेताओं को अपने खेमे में शामिल कर लिया, जिनमें से कम 9 नेता अजित पवार गुट की एनसीपी से जुड़े रहे हैं। मुंबई में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण और अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में इन नेताओं ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। बीजेपी ने साफ संकेत दिया कि हाल ही में एनसीपी की तरफ से उसके 3 पूर्व नगर सेवकों को तोड़ने का जवाब अब कई गुना ताकत के साथ दिया गया है। बीजेपी विधायक महेश लांडे ने कहा कि कुछ दिन पहले अजित पवार ने बीजेपी के कुछ पूर्व नगर सेवकों को अपनी पार्टी में शामिल किया था, लेकिन अब बीजेपी ने मजबूती से जवाब दिया है। बीजेपी नेता ने तंज कसते हुए कहा कि पिंपरी चिंचवाड़ में दिवाली शुरू हो गई है। इतना ही नहीं, बीजेपी नेता ने दावा किया है कि इसमें सीएम फडणवीस का पूरा समर्थन मिल रहा है, लेकिन बीजेपी के इस फैसले से एनसीपी खेमे में खलबली मच गई। यह अजित पवार के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं पिंपरी चिंचवाड़ एनसीपी अध्यक्ष योगेश बहल ने दावा किया कि एनसीपी भी बीजेपी को राजनीतिक जवाब देगी। ऐसे में नए सियासी समीकरणों की अटकलें तेज हो गई हैं। राजनीतिक गलियारों में अब यह सवाल उठने लगा है कि लगातार टूट झेल रहे अजित पवार आगे क्या रणनीति अपनाएंगे। क्या वो अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए घर वापसी करेंगे, यानी फिर से चाचा शरद पवार के पास जाएंगे? और अगर वाकई में ऐसा होता है तो ये बीजेपी के लिए बड़ा नुकसान होगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी हाल ही में जर्मनी दौरे पर थे। राजधानी बर्लिन में राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस और उसके प्रमुख मोहन भागवत पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि संघ प्रमुख सत्य के बजाय शक्ति को ज्यादा अहमियत देते हैं, जबकि भारतीय संस्कृति और कांग्रेस की बुनियाद सत्य पर टिकी है। राहुल गांधी ने कहा था, हमारी पूरी संस्कृति सत्य पर आधारित है। आप किसी भी धर्म को देख लें, मूल रूप से वो यही कहते हैं कि सत्य का पालन करो। कांग्रेस, महात्मा गांधी और अब सभी हम भारत के सत्य की रक्षा करते हैं। आरएसएस ऐसा नहीं करती। राहुल गांधी के इस हमले के ठीक बाद कोलकाता से मोहन भागवत का बयान सामने आया, जिसने अब एक नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। मोहन भागवत ने कहा कि संघ को बीजेपी के चश्मे से देखना एक बड़ी गलती है। उन्होंने कहा कि संघ को बीजेपी के लेंस से देखने की कोशिश न करें। संघ सिर्फ एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। संघ को समझना है तो संघ को ही देखना पड़ेगा। बहुत से लोगों की प्रवृत्ति रहती है कि संघ को बीजेपी के चश्मे से समझना, ये एक बहुत बड़ी गलती होगी। संघ को देखकर नहीं समझ सकते, उसे अनुभव करना पड़ेगा। अब राहुल गांधी के हमले और अगले ही दिन मोहन भागवत की इस पर सफाई ने राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट तेज कर दी है। सवाल उठ रहा है कि क्या भागवत का संघ को बीजेपी के चश्मे से ना देखने वाला बयान इस तरफ इशारा करता है कि संघ अब अपनी एक स्वतंत्र छवि पेश करना चाहता है? आखिर क्यों राहुल गांधी के हमले के बाद संघ अपने बचाव मोड में आ गया? राजनीतिक जानकारों का मानना है कि राहुल गांधी जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर संघ की विचारधारा को घेर रहे हैं, उससे आरएसएस की छवि पर वैश्विक असर पड़ रहा है। भागवत का बयान इस डैमेज कंट्रोल की कवायद हो सकता है। बीजेपी से दूरी दिखाने की भागवत की यह कोशिश कई सवाल खड़े करती है। वहीं राहुल गांधी के हमले और संघ की प्रतिक्रिया पर बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन इस बार पलटवार को लेकर सियासी गलियारों में तमाम तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं।
साल 2007 में दिग्गज उद्योगपति अडानी ने राजस्थान की एक सरकारी कंपनी राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया। ये राज्य सरकार की बिजली बनाने वाली कंपनी है, जिसका उद्देश्य था कि कंपनी को अपने थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए सीधे कोयला मिले। कंपनी ने अडानी ग्रुप के साथ जॉइंट वेंचर बनाया, जिसमें अडानी की 74% हिस्सेदारी थी। खदान का काम भी अडानी को आउटसोर्स कर दिया गया, जिसके मुताबिक कोयला खदान से कोयला निकालना था और उसे नजदीकी रेल लाइन तक पहुंचाना था। साथ ही कोयला खदान से रेलवे स्टेशन तक रेल की पटरी बिछवानी थी, लेकिन अडानी ने ऐसा नहीं किया। इसके उलट ट्रकों में कोयला भरकर रेलवे स्टेशन तक पहुंचाया गया और अडानी ने बाकायदा इसका 1400 करोड़ रुपए का किराया भी वसूला। बाद में अडानी का लालच और बढ़ा और उन्होंने 1400 करोड़ रुपए में जो देरी हुई उसका ब्याज भी मांगा, जिससे नाराज होकर राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने कोर्ट की शरण ली। 2020 में मामला जयपुर कमर्शियल कोर्ट पहुंचा। अडानी की कंपनी ने याचिका दाखिल की, लेकिन जज दिनेश गुप्ता ने राजस्थान कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसके बाद राज्य की बीजेपी सरकार ने जज को पद से हटा दिया और राजस्थान हाई कोर्ट ने उन्हें ब्यावर जिले में ट्रांसफर कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस ने सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए एक्स पर पोस्ट किया। राजस्थान के कमर्शियल कोर्ट के जज ने राष्ट्रीय सेठ अडानी के खिलाफ फैसला दे दिया। इस फैसले के बाद उसी दिन बीजेपी सरकार ने जज को पद से हटा दिया, साथ ही बाद में जज का ट्रांसफर भी कर दिया गया। ये है मोडानी गाथा, जहां नरेंद्र मोदी और अडानी देश को लूट रहे हैं और इस लूट पर सवाल उठाने वालों को सजा मिल रही है। कांग्रेस के इस खुलासे के बाद अब देखना ये होगा कि सरकार क्या सफाई देती हुई नजर आती है। जम्मू कश्मीर में कड़ी सुरक्षा जारी है। ये है जम्मू की तस्वीरें, जहां चारों तरफ पुलिस बल तैनात है। कार की चेकिंग जारी है। रात के ठिठुरन में सुरक्षा बल चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं। गाड़ियों की रोक रोक कर चेकिंग की जा रही है। बता दें कि ये सुरक्षा क्रिसमस और न्यू ईयर के चलते की जा रही है, क्योंकि इस समय बड़ी तादाद में पर्यटक जम्मू कश्मीर की तरफ रुख करते हैं, मौसम का लुत्फ उठाते हैं। इस बीच कोई अप्रिय घटना ना घटित हो, इसके चलते यहाँ जवान तैनात हैं और चेकिंग जारी है।